प्यारे बच्चों, मैं आज क्लास 12th के बच्चों को कल से आगे की टॉपिक जो हम लोग कल पुष्प की संरचना के बारे में पढ़े थे कि पुष्प कैसा होता है, पुष्प पौधे का जो प्रजनन अंग होते हैं वो कैसा होते हैं। आज हम लोग सूक्ष्म बीजाणु जनन मतलब परागकण का निर्माण, पॉलिन फॉर्मेशन, परागकणों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, परागकणों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। जो परागकण होते हैं वो आकार में अंड कोशिका की अपेक्षा छोटे होते हैं, इसलिए इनके बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो बच्चों, इसका सूक्ष्म बीजाणु जनन कहा जाता है। सूक्ष्म बीजाणु जनन, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहा जाता है, ऐसी कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता है और इस बात को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तो हर बात आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएगी। तो बच्चों, अगर हमें तरुण परागकोश का मतलब एकदम अभी ऐसे परागकोश का जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है उसका सेक्शन काटते हुए और परिपक्वता की तरफ बढ़ेंगे तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो बच्चों, ये जो ऊपर वाली ब्लैक वाली कलर लाइन है इसको हम कहेंगे इपीडर्मिस। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कह दिए इपीडर्मिस, या इसी को कहा जाता है बाह्य त्वचा। इपीडर्मिस या बाह्य त्वचा कहा जाता है। और अंदर वाली जो होती हैं इनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। और बच्चों, इसके बाद क्या होगा कि जो मैंने एक तरफ का, जैसे आप कल देख रहे थे कि 4 परागधानी होती हैं, तो मैं एक जगह का सेक्शन आपको लेकर दिखा रहा हूं। इसी तरह से चारों तरफ का स्ट्रक्चर होता है। अब होगा क्या कि ये जो आप देख रहे हैं विभजोत्तक जो ऊतक हैं, जो विभजोत्तक ऊतक का मतलब वह ऊतक जिसमें विभाजन की अभूतपूर्व क्षमता पाई जाती हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विभजोत्तक ऊतक कहते हैं। तो ये जो विभजोत्तक ऊतक हैं, ये चारों कोने पर की जो विभजोत्तक ऊतक हैं उनमें से प्रत्येक कोने पर इपीडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की जो होंगी वह अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है। अलग किस सेंस में हो जाएगी? उसका केंद्रक बड़ा हो जाएगा, कोशिका द्रव्य की मात्रा उसमें ज्यादा हो जाएगी तो उसका आकार भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो देखिए वो ऐसा दिखने लगता है।
तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो ऊतक है, आप इसको देख रहे हैं, इसको ये आकार में अन्य से थोड़ी बड़ी है। मतलब ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे की एकजुट सेल होती है, वह आकार में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। बड़ी कैसे हो जाएगी? इसके अंदर खूब ढेर सारा कोशिका द्रव्य भर जाएगा और इसका केंद्रक भी क्या होता है? काफी बड़ा। ये रेड कलर का आप जो केंद्रक देख रहे हैं, काफी बड़ा केंद्रक हो जाता है। तो ये सब तो मेरे स्टेमेटिक टिश्यू थी और ये एपिडर्मल थी। अब इसका नाम हो जाता है आर्चीस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं इसको? इस सेल, इस टिश्यू को कहते हैं, ये जो है, अब इसका नाम होता है आर्ची आर्चीस्पोरियल सेल। इसको कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। ये जो है इसको क्या कहेंगे? आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल इसको हम कहते हैं, चाहे इसका नाम हम ऊपर लिख दे रहे हैं, जगह की कमी है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो सेल है ये वाले, इसको कहते हैं आर्ची स्पोरियल सेल। और ये एपिडर्मिस हो गई आपकी, एपिडर्मिस, और ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है। तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है, जो आर्चीस्पोरियल सेल है ये पेरिक्लिनल डिवीजन करती है। तो पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब होता है, जैसे कोई चीज है, जैसे ये कोई है, कुछ है, मान लीजिए इसको आपको काटना है, तो जैसे पेरिक्लिनल क्या होता है? ट्रांसफर डिवीजन की तरह होता है, और एंटीक्लिनल लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन की तरह होता है। जैसे अगर आप किसी को ऐसे काट रहे हैं तो वो एंटीक्लिनल डिवीजन कहलाता है। अगर उसी चीज को आप ऐसे काट रहे हैं तो कहलाता है पेरिक्लिनल डिवीजन। तो ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है यह क्या करती है? पेरिक्लिनल डिवीजन करती है। और जब पेरिक्लिनल डिवीजन करेगी तो ये डिवीजन समसूत्री विभाजन जैसा होता है, तो इससे दो सेल बनती हैं। मतलब पेरिक्लिनल डिवीजन करती है तो कितनी सेल बनेंगी? दो सेल बनेंगी, एक ऊपर की तरफ बनेगी और दूसरी नीचे की तरफ बनेगी। इसका नाम इस तरह से हो जाएगा, आपको ऐसा संरचना देखने को मिलेगा। ये आपका एपिडर्मिस हो गया, तो बच्चों आप यहां देख रह सकते हैं, आप यहां बच्चों देख सकते हैं एकदम क्लियर कि बाहर ये दो सेल, ये आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड होकर दो सेल बना ली। तो बाहर वाली सेल को कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या कहते हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका। इसका हम हिंदी नाम भी लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन न हो। इसको कहते हैं बाह्य त्वचा, इसको कहेंगे बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा
इसको कहेंगे विभुजोत्यक ऊतक, विभुजोत्यक, विभुजोत्यक, और ये वही चीज है बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा, ये क्या हो गया विभुजोत्यक, इसको कहते हैं प्रपसु कोशिका, प्रपसु कोशिका, और ये प्रपसु कोशिका जब विभाजित होती है तो बाहर की तरफ जो सेल बनाती है ये वाली, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या कहते हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल, या इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका। और ये जो अंदर वाली होती है दूसरी एक सेल और जो आपको यहां दिख रही है, एक सेल यहां पर आपको और दिख रही है, ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, या इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं। एक कोशिका आपको यहां पर और दिख रही है, ये, इसका नाम है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, या इसी को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इसी कहेंगे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब बच्चों क्या होता है कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल भित्ति कोशिका जो है, यह 3 से 4-5 बार डिवीजन कर यह चारों तरफ एक आवरण बनाती है, और प्राइमरी बीजाणु जनन जो कोशिका है यह कई बार समसूत्री विभाजन कर बीजाणु मार्त कोशिका को जन्म देती है। तो यह ऐसा दिखता है बच्चों।
तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वह डिवाइड करती है तो डिफरेंट तरह की भित्ति बनाती है। और इस भित्ति का नाम क्या है? सबसे बाहर तो आप जान ही रहे हैं एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, सबसे बाहर क्या हो गई? एपिडर्मिस हो गई, जिसे हम बाह्य त्वचा कहेंगे। उसके नीचे जो होती है ये रेशेदार बड़ी बड़ी कोशिकाओं का एक परत होता है, इसे कहते हैं इंडोथीसियम, अंतस्थ त्वचा, इंडोथीसियम इसको कहा जाता है, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम या इसी कहते हैं हिंदी में अंतस्थ त्वचा। अंतस्थ त्वचा। और उसके नीचे आप देख रहे हैं 3, 4, 5, 6 परत मोटी एक रेड कलर की आपको एक परत दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, मध्य स्तर, इसको कहा जाता है मिडिल लेयर। ये जो है आपका ये जो परत है इसको कहते हैं मिडिल लेयर। या इसको कहते हैं मध्य स्तर। मध्य स्तर। और उसके बाद ये नीचे जो लंबी लंबी आपको परत दिखाई दे रही है इसी को कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं? टैपिटम। या इसी को कहते हैं टैपिटम, हिंदी में भी इसको टैपिटम ही कहा जाता है। तो बच्चों आपको कितनी परत दिखाई दे रही है? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम के रूप में 4 परत आपको क्या है? दिखाई दे रही है। और इसके बाद ये जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है यह कई बार समसूत्री विभाजन कर द्विगुणित, इसका नेचर क्या होता है? डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, मतलब इसका नेचर डिप्लॉयड होता है 2n। तो ये क्या करती है? समसूत्री विभाजन करेगी तो एक मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनेंगी? 2। और गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? मात्र कोशिका के समान होती है, मदर सेल के समान होती है। तो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। यहां भी क्या होगा? जब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जब समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगी तो क्या होगा? आपका द्विगुणित बीजा जो है पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। यहां पर इस तरह से आप देखेंगे ढेर सारे इनको हम लोग कहते हैं पॉलिन मदर सेल। ये द्विगुणित होती हैं, इनको कहा जाता है बच्चों पॉलिन मदर सेल या शॉर्ट टर्म में PMC कहा जाता है। या इसी का एक नाम और है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल शॉर्ट टर्म में इसे कहते हैं
MC, या इसी को हिंदी में कहेंगे तो पराग मार्तकोशिका या सूक्ष्म बीजाणुजन मार्तकोशिका, इसी को हिंदी में क्या कह सकते हैं? पराग मार्त कोशिका, इसी को कहते हैं पराग मार्त कोशिका। ये कैसी होती हैं? ये द्विगुणित होती है। इनका नेचर कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होते हैं। और हम जानते हैं कि जो पराग कण होते हैं वो द्विगुणित नहीं होते, वो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जैसे इसमें 2n है तो हाँ खाली n होगा। अगर इसमें गुणसूत्रों की संख्या 10 है पॉलन मदर सेल या पराग मार्त कोशिका में, तो पराग कण में केवल 5 ही होगा, मतलब उसका ठीक आधा होता है, उसको कहते हैं अगुणित। जब मुख्य मार्त कोशिका का आधा गुणसूत्र हो जाता है उसको कहते हैं अगुणित। तो यहाँ पर क्या है? अगुणित होना है। तो अगुणित कैसे होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक जो पराग मार्त कोशिका है, एक एक पराग मार्त कोशिका कितने पुत्री को पराग कण को जन्म देगी? 4, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में एक मार्त कोशिका से 4 पुत्री कोशिका बनती हैं और चारों में गुणसूत्रों की संख्या मार्त कोशिका का क्या होता है? आधा होता है। तो यहां भी ये पराग मार्त कोशिका आप क्या होंगी? करेंगी? अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। और जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगी तो जो पराग कण बनेगा एक मार्त कोशिका से 4 बनेगा और चारों में क्या होगा कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। तो देखिए ऐसा होगा। फिर तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक संरचना बनाई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं एकदम क्लियर कि यहाँ आपको एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, ये एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, ये इंडोथीसियम दिखाई दे रहा है, ये मिडिल लेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन टेपिटम गायब हो गया।
यहां पर क्या है आपको, एपिडर्मिस हो गई, ये मिडिल, ये बाहर सबसे एपिडर्मिस, ये इंडोथीसियम, और ये मिडिल लेयर, और ये हो गया पॉलन ग्रेन, ये है आपका पॉलन ग्रेन। या इसको हम लोग कहते हैं स्पोर टेट्राड, इसको क्या कहेंगे, स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड मतलब देखिए, टेट्रा माने 4 होता है, या बीजाणु चतुष्क कहते हैं इसको। आप यहां पर देख रहे हैं कि एपिडर्मिस है, इंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, मतलब आपको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन टेपिटम गायब हो गया। यहां पर टेपिटम क्या हो गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? तो आपको हम बता दें, जो परतें होती हैं, परतों का मुख्य काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन ये जो टेपिटम की जो लेयर होती है, जो परत होती है, इसका काम सुरक्षा प्रदान करना नहीं होता, बल्कि इसका काम होता है बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण प्रदान करना। तो जब एक तरुण पराग एंथर का, आप परागकोश का जब सेक्शन काटेंगे, अनुप्रस्थ काटेंगे, तो आपको टेपिटम दिखाई देगी, क्योंकि तरुण है। तरुण का मतलब पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, तो उसमें परागकण अभी परिपक्व हो रहा है, तो ये पोषण प्रदान करने के लिए वहां उपस्थित होती है। लेकिन जब परागकण पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो ये उन्हें पोषण प्रदान करने में खुद नष्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि अगर एक तरुण परागकोश का हम सेक्शन काटेंगे तो कितनी परतें दिखेंगी, तो आप बताएंगे 4। कौन कौन? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। लेकिन अगर हम एक परिपक्व परागकोश का सेक्शन काटेंगे तब तो केवल 3, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम गायब हो जाएगी। और ये देख रहे हैं पॉलन ग्रेन, यहाँ पर परागकण, मतलब पॉलन ग्रेन माने आप समझ ही रहे हैं, पराग कण होता है। तो परागकण जो होते हैं ये बनते, तो आपको मैंने बताया था कि एक मात्र कोशिका से 4 बनेगा, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी आधी। जैसे यहाँ 2n आप लिखे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, n अगुणित। तो ये क्या होते हैं कि एक मात्र कोशिका से 4 बनते हैं, चारों कभी कभी अलग अलग हो जाते हैं, कभी एक ही में लगे रहते हैं। तो एक ही में लगे रहते हैं, उनको स्पोर टेट्राड कहा जाता है। बीजाणु चतुष्क, बीजाणु चतुष्क, मतलब 4 एक ही में लगे हुए हैं। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि ये पूरा परागकण बन गया, और परागकण के बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। तो एक बार इसको बेटा फिर से हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं फिर से। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने कहा कि एक तरुण, जैसे ये चित्र नंबर हम डाल दे रहे हैं चित्र का, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये लास्ट में ई हो गया। तो ये जो है, इसमें क्या है कि सब अगर आप काटेंगे सेक्शन एक तरुण परागकोश का, तो सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस दिखेगा। एपिडर्मिस जिसको कि हम बाह्य त्वचा कहते हैं, उसके नीचे कोशिकाओं का एक समूह दिखेगा, जिसे हम कहते हैं विभजोत्तक। ये ऐसी ऊतक होती हैं जिसमें विभाजन की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। फिर इसी एपिडर्मिस के नीचे की चारों कोने पर, चारों कार्नर पर एपिडर्मिस के नीचे की एक जो कोशिका होती है, वह क्या होती है, अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है। अलग किस सेंस में हो जाएगी, तो कहते हैं उसका आकार बड़ा हो जाता है। आकार क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसका केंद्रक भी प्रोमिनेंट मतलब बड़ा हो जाता है। अब इसका नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू न होकर इसका नाम रख देते हैं आर्चिस्पोरियल सेल, या हिंदी में इसी को कहते हैं प्रपसु कोशिका। अब ये प्रपसु कोशिका क्या करती है, यह
पेरिक्लिनल डिवीजन करती है और डिवीजन कर कर दो कोशिका बनाती है, एक बाहर की तरफ दूसरी अंदर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ बनाती है उसका नाम है प्राइमरी पेराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका, जो आगे जाकर इन भित्तियों जो इंडोसिसम, मिडिल लेयर और टेप्टम देख रहे हैं इनको जन्म देगी। विभाजन के पश्चात इन तीनों परत को ये बनाती है। और उसके बाद नीचे देख रहे हैं उसका नाम है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है आगे जाकर समसूत्री भाजन कर कर पराग मार्त कोशिका या पॉलिन मदर सेल पीएमसी को या माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी को जन्म देगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्राइमरी पेराइटल सेल से 3 लेयर, एपिडर्मिस पहले से था, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम बनते हैं। तो एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर का काम तो सुरक्षा प्रदान करना होता है, परंतु जो टेपिटम सबसे नीचे वाली परत होती है वो लंबी लंबी कोशिकाओं की बनी होती है, पैलिसेड टिश्यू की, सेल की, और इसका काम पोषण प्रदान करने के बजाय, इसका काम सुरक्षा प्रदान करने के बजाय पोषण प्रदान करना होता है। ये जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं यहाँ पर लंबी लंबी इस तरह की कोशिकाएं, ये सुरक्षा प्रदान करने के बजाय बढ़ते हुए परागकण को पोषण प्रदान करती हैं। और ये चूंकि द्विगुणित होती हैं, इनका नाम है आपका पराग मार्त कोशिका, इन्हीं से परागकण बनेगा। तो ये द्विगुणित हैं, तो परागकण में तो गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, इनका आधा होगा, तो आधा होने के लिए इसमें अर्धसूत्री भाजन होगा। अर्धसूत्री भाजन जब होगा तो एक मार्त कोशिका से 4 पुत्री कोशिका बनेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4-4 बन रही हैं। और ये जो टेपिटम है, जो आपको टेपिटम यहाँ दिख रहा है, वो गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि टेपिटम जब इनको पोषण प्रदान करता है तो अपने नष्ट हो जाता है, पोषण प्रदान करते करते अपने समाप्त हो जाता है। तो जब मैच्योर अवस्था में आप देखेंगे तो आपको एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और यहाँ परागकण या उसके टेट्राड, मतलब 4 जब परागकण आपस में जुड़े रहते हैं उसको स्पोर टेट्राड कहते हैं, ये दिखाई देंगे। और बच्चों ये सारा मैकेनिज्म, ये सारा जो चित्र आप देख रहे हैं, सारा मैकेनिज्म यही सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है। और एक बात और आपको बता दें बच्चों कि ये जो परत होती है जहां से परागकोश को फटना होता है वहां पतली होती है, सचर कहते हैं, वहां पतली होती है, जिससे आसानी से क्या है वो फट सके। और जब परागकण जब इस परागकोश से निकलते हैं फटने के बाद, तो 60% पौधों में, कितने 60%, यहां मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, 16%, 60% में यह 2 सेल स्टेज होते हैं, 2 कोश की अवस्था। दो कोश की अवस्था होती है। 60 एक होती है जनन कोशिका और एक होती है नलिका या ट्यूब न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। एक वेजिटेटिव कायिक कोशिका, एक जनरेटिव, मतलब कायिक कोशिका और जनन कोशिका 2 अवस्थाएं होती हैं, मतलब दो कोश की अवस्था होती है। एक को कहेंगे वेजिटेटिव सेल, थोड़ा बड़ा लिखें, और दूसरी होती है, इसको कहते हैं जनरेटिव सेल। इसी को हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिका, और इसको कहते हैं जनन कोशिका। कायिक कोशिका ये 2 सेल अवस्था होती है आपको 60% पौधों में, और जो बचे हुए 40% होते हैं, 40%, इसमें 3 सेल स्टेज, 3 कोश की अवस्था। तीन कोश की अवस्था होती है 40% में। उसमें क्या होगा, उसमें जब 40, उसमें होंगी नंबर 1 पहला होगा आपका कायिक कोशिका, और दूसरे में होंगे
दो नर युग्मक, मतलब एक काई कोशिका हो गई और दो नर युग्मक हो गए, तो 1 और 2 3। तो ये 40% पौधों में ये मिलेगा। अब जान लीजिए बच्चों, 40% में ये मिलेगा और 60% में ये पाया जाता है। तो ये जो आप आज देखें, ये पूरा चित्र, पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एकदम कैसे परागकण बनते हैं इसको पूरा एकदम बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और परागकण को सूक्ष्म बीजाणु जनन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका आकार अंड कोशिका की अपेक्षा छोटा होता है, इसीलिए इसको सूक्ष्म कहेंगे। और अंड कोशिका का जब आप पढ़ेंगे उसका जनन, तो उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो माने छोटा और मेगा माने बड़ा। तो ये इस तरह की हैं इसमें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।